आज है 3 फरवरी 2026। 3 फरवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो महाराष्ट्र के जो है उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम जो है ये सुनेत्रा पवार बनी है। कौन बनी है? सुनेत्रा पवार बनी है। सुनेत्रा पवार जो है ये राज्यसभा के सदस्य हैं और इनको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। क्या नाम था? अजीत पवार था। अजीत पवार थे। इनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हो गया, तो इनके स्थान पर इनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो है इनको बनाया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में ये इनको बनाया गया है। ये जो है महाराष्ट्र जो है इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ पे लोकसभा 48 सीट है, राज्यसभा के 19 सीट है यानी 19, और विधानसभा की 288 सीट है और विधान परिषद के 78 सीट है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनी है अभी, और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो है ये अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मतलब पुरुष विजेता कौन बना है और महिला विजेता कौन बना है, इसको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो है वो पुरुष एकल विजेता जो है ये बने हैं कार्लोस अल्कराज। कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज बने हैं और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं और ये कार्लोस अल्कराज जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल विजेता बने हैं। और ये हराए हैं किसको? तो ये नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं इसको हरा कर विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज। और महिला में एलेना रायबकीना कौन बनी है? एलेना रायबकीना जो है ये कजाकिस्तान के है। महिला में ये जो विजेता बनी है एलेना रायबकीना विजेता बनी है। आई हराई है किसको? तो ये आर्याना सबलेंका जो बेलारूस के है इसको हराकर ये एलेना रायबकीना जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जो है ये महिला एकल का विजेता बनी है एलेना रायबकीना। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ये जो है 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा कि पुरुष विजेता जो है ये बने हैं कौन? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज। पुरुष विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन के कार्लोस अल्कराज और महिला में एलेना रायबकीना बनी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जो है इसकी शुरुआत जो है 1905 में हुआ था और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। इसका आयोजन होता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसके बाद में फ्रेंच ओपन है। इसकी जो शुरुआत हुआ था 1891 में हुआ था। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और इसका जो आयोजन होता है फ्रांस के पेरिस में होता है। उसके बाद अगला आता है विम्बलडन। विम्बलडन जो है इसकी शुरुआत 1877 में हुआ था। ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है यानी घास पर, और ये जो है इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद यूएस ओपन जो है ये 1881 में इसका शुरुआत हुआ था। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ये अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आज का अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में 2 नए रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये 2 रामसर स्थल जो घोषित किया गया है ये कौन कौन है? तो ये है पटना पक्षी अभ्यारण्य। कौन है? पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको रामसर स्थल में घोषित किया गया है। और दूसरा जो है ये छारी ठांड। क्या है? छारी ठांड जो है ये कच्छ गुजरात की है। इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो 2 रामसर स्थल को शामिल किया गया है। ये दोनों को अब मिला देंगे तो टोटल 98 रामसर स्थल भारत में हो जाएगा। इसके पहले 96 था। दिसंबर 2025 में जो शामिल किया गया था 95 और 96 नंबर का, तो ये जो शामिल किया गया था सिलीसेढ़ झील जो था ये राजस्थान के था और कोपरा जलाशय जो था ये छत्तीसगढ़ के था। ये दोनों को शामिल किया गया था तो 96 हुआ था। अब 2 और शामिल कर लिया गया है 2026 में, तो ये जो हो गया है 98 हो गया है टोटल भारत में रामसर स्थल।
रामसर स्थल अब कितना हो गया है, टोटल 98। उसके बाद रामसर स्थल जो है यह जो क्या होता है, तो यह दलदली या आर्द्र भूमि होता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर मान्यता दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ईरान के रामसर शहर में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को हर साल आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये 2025 वाला 2026 में रिपोर्ट इसका आया है। इसमें भारत जो है ये 38 नंबर पर रहा है। कितना नंबर पर रहा है, 38 नंबर पर रहा है। टोटल जो देश थे 139 देश शामिल हुए थे इसमें, उसमें से भारत 38 नंबर पर है। और टॉप पर यानी शीर्ष पर कौन देश है, तो स्विट्जरलैंड है। शीर्ष पर कौन देश है, स्विट्जरलैंड है। अब भारत जो है ये 38 नंबर पर आया है। और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी WIPO के द्वारा ये जो है जारी किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ मापता है, तो इसमें मापता है देश का इकोनॉमिक मापता है, ह्यूमन कैपिटल मापता है कि ह्यूमन जो पूंजी है वो कितना है, और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन को शामिल किया जाता है। और इन तीनों चीज़ों को देखकर ये जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके आधार पर भारत जो है ये 38 नंबर पर, प्रथम पर स्विट्जरलैंड है। टोटल 139 देश शामिल किया गया था। और इसमें जो है भारत जो है इसमें शामिल हुआ था 1975 में शामिल हुआ था। और 1975 से भारत को भी इसमें मतलब इंडेक्स में जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में माइकल नोब्स का निधन हो गया है। तो माइकल नोब्स का निधन हो गया, ये कितने वर्ष के थे, तो ये 72 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 72 वर्ष के थे। और इनका संबंध जो था ये हॉकी कोच थे। ये क्या था, हॉकी कोच थे। ये हॉकी कोच थे, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ये जो माइकल नोब्स जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के कोच थे। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से फिर भारत के कोच बने हैं। और ये इनका 72 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। और भी महत्वपूर्ण निधन है इसको करते हैं, जैसे अजीत पवार का निधन हो गया है। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। तो वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, इनको प्लेन क्राइसिस में क्या हो गया, निधन हो गया। अब इनके स्थान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इनकी पत्नी अजीत पवार की पत्नी बनी है सुनेत्रा पवार। अगला है मार्क टली का निधन हो गया। ये पत्रकार एवं साहित्यकार दोनों थे। कीर्तिंदा मेकानी का निधन हो गया। ये पर्यावरणविद थे। ये PBI है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद होता है बैलेंटीना गारवानी। तो टीनो गारवानी जो है ये डिजाइनर थे, फेमस डिजाइनर थे। इनका निधन हो गया। उसके बाद में अगला है मनोज कोठारी का निधन हो गया। ये बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे। क्या थे, बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे, इनका भी निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 39वां सूरजकुंड महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 39वां सूरजकुंड महोत्सव का आयोजन जो है ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। कहाँ किया गया है, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। और इसका थीम था लोकल से ग्लोबल। क्या था, लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था। लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था। और थीम राज्य जो था ये उत्तर प्रदेश और मेघालय, 2 राज्य को थीम स्टेट बनाया गया था। तो थीम स्टेट यूपी और मेघालय बना है। और जबकि भागीदार देश जो है ये 39वां सूरजकुंड मेला का भागीदार देश ये मिस्र बना है। कौन था, मिस्र बना है। और यहाँ इसका जो विशेष लॉन्च था ये मेला साथी ऐप, इसके द्वारा इसका लॉन्चिंग किया गया। और भी प्रमुख महोत्सव है, इसको कर लेते हैं। जैसे मांगसीर बगवाल उत्सव। तो मांगसीर बगवाल उत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। उसके बाद में बासोहल्ली उत्सव जो है, बासोहल्ली उत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसके बाद संघाई महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद रौलेन उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आज का है कि मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुरुआत कहाँ हुआ है। तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत जो है ये गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल द्वारा शुरू किया गया है। यानी गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, इसके द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
इसी के लिए इसको शुरू किया गया है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया है। तो 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार जो है केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले जो बने हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन बनी है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इन्होंने 9वीं बार लगातार बजट पेश किया है 1 फरवरी 2026 को। और सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली यानी सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली सबसे प्रथम महिला बन गई है निर्मला सीतारमण। उसके बाद में बजट जो है ये सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। क्या होता है? सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। और वार्षिक जो वित्तीय वर्ष जो होता है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। इसमें जो है 1 अप्रैल और 31 मार्च होता है। इसके अंदर भारत सरकार का आय हुआ और कितना खर्च किया, इस सब का क्या होता है? वित्तीय विवरण होता है। क्या क्या चीज़ पर खर्च किया, कितना खर्च किया, ये सब के बारे में ये आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 जो है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का बारे में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है, जिसे हम बजट कहते हैं, इसके बारे में चर्चा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। यह किसका स्थान लेगा? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो है 2026 ये किसका स्थान लेगा? तो ये 2016 का नियम का स्थान ये जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का नियम का स्थान लेगा। यानी 2016 का नियम जो था इसके स्थान पर अब आ जाएगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026। और इसका शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 जो है इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2026 से मतलब शुरू हो जाएगा और 2016 का नियम जो है समाप्त हो जाएगा। उसी के स्थान पर आज मतलब ये जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 स्थान लेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर भारत को ले जाना और जहां कचरे को फेंकने के बजाय उसे संसाधन के रूप में पुनः उपयोग किया जा सके। मतलब इसका जो शुरुआत किया गया है इसमें जो है भारत में जो कचरे को जो फेंका जाता है उसको फेंकने के बजाय जो है उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करना और प्रयोग करके उसका उपयोग करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 फरवरी 2026 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मतलब आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य बना है। अब क्या होगा कि जो भी अपना प्रॉपर्टी को मतलब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें आपका आधार ऑथेंटिकेशन यानी आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य है। जब तक आधार प्रमाणीकरण नहीं होगा जब तक आपका खेत का रजिस्ट्रेशन यानी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि पंजीकरण के समय खरीदार जो होते हैं, खरीदार या विक्रेता और गवाहों तीनों का जो है ये क्या होगा? आधार के माध्यम से उसको बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। यदि बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा तो आपका खेत नहीं, अगर बेचना चाहते हैं तो नहीं बिकेगा। और अगर सत्यापन हो गया तो फिर आपका मतलब बेचना चाहते हैं तो बिक जाएगा। तो यही था प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण। उसके बाद में आज का क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन में है 96, ऑप्शन है 98, ऑप्शन है 94, ऑप्शन है और 100 ऑप्शन है। तो अब इसका जो है आंसर दीजिएगा। अभी हाल ही में 2 गो रामसर स्थल शामिल हुआ है, इसके तहत आपको देना है आंसर। उसके बाद में कल जो क्वेश्चन कराए थे जो 2 तारीख को इसका रिवीजन करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो ये निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया और इसको जो है राष्ट्रपति संसद में रखवाए। 29 जनवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। इसे भारत का जीडीपी जो है 2026-27 के लिए बताया गया है। 2026 के लिए 7.4% और 2027 के लिए जो है ये 6.8 से 7.2% बताया गया है, यानी रहने का अनुमान लगाया गया है।
राजकोषीय घाटा 2025 में बढ़कर 3.2 हो गया है और अक्टूबर 2025 तक 99.1% विद्युतीकरण का भी लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि माया 200 AI इंटरफेस एक्सेलरेटर चिप को किसने लॉन्च किया है। तो माया 200 जो है यानी माया 200 AI इंटरफेस एक्सेलरेटर चिप जो है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है, अमेरिका की है। इसमें जो है ये जो माया 200 है AI इंटरफेस एक्सेलरेटर चिप है, इसमें 140 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये जो है बहुत तेज़ी से काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो ये असम राज्य में शुरू किया गया है। असम राज्य में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री एती केली दूतीपात योजना। इसमें क्या होगा कि जो भी चाय बागान के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है, यानी चाय बागान में जो भी श्रमिक काम करते हैं उन्हीं के लिए शुरू किया गया है। इसमें जो भी श्रमिक काम करते हैं उनको 5,000 रुपया वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। इसमें असम के चाय बागान में जो श्रमिक काम करते हैं उनको 5,000 रुपया का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को किस संगठन ने आतंकी संगठन घोषित किया है। तो कॉर्प्स जो है IRGC जो है इसको किसने आतंकी घोषित किया है। तो यूरोपीय यूनियन ने इसको आतंकी घोषित कर दिया है। ईरान में जो है धरना प्रदर्शन के दौरान जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुआ है। ईरान में जो है सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी हुआ है और इसमें लगभग 10 से 15,000 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। ईरान में जो है अभी इंटरनेट बंद है, मतलब वहाँ से कोई भी ओरिजिनल खबर जो है ये बाहर नहीं आ पा रही है, इसलिए इसका जो है मतलब एक्चुअल डाटा बाहर नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 से 15,000 लोगों की मृत्यु हो गया है धरना प्रदर्शन के दौरान। इसीलिए इसको आतंकी घोषित कर दिया गया है, आतंकी संगठन घोषित किया यूरोपियन यूनियन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो SG रोशनी ने जीता है। किसने जीता है? SG रोशनी ने जीता है। ये तमिलनाडु के हैं, इसने जीता है। सिलंबम जो है ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, इसी में जो है SG रोशनी ने गोल्ड मेडल जीती है। और इसमें सिलंबम जो है ये लाठी से खेला जाता है, ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड चर्च की पहली महिला बिशप कौन बनी है। तो इंग्लैंड चर्च की पहली महिला बिशप जो है ये सराहा मुल्लाली बनी है। कौन बनी है? सराहा मुल्लाली बनी है। ये जो है 1400 साल मतलब 1400 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को मतलब जो है आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी का पद दिया गया है, यानी आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी का पद दिया गया है। लगभग 1400 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला बनी है जिसका नाम है सराहा मुल्लाली। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सराहा मुल्लाली को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये जो है भारत करेगा। अरब लीग विदेश मंत्रियों की बैठक जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसका अध्यक्षता जो है वो भारत और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात दोनों मिलकर करेगा और इसमें 22 देशों के विदेश मंत्री और सेक्रेटरी शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता जो है ये भारत करेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत की 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियां भारत को लौटाने की घोषणा किया है। तब ये जो भारत का जो है ऐतिहासिक जो है दक्षिण भारत की 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियां जो है ये अमेरिका लेके चला गया था चुरा के, तो उसको अब है जो अमेरिका जो है वो भारत को सौंपने की घोषणा किया है और बोला है कि भारत को इसको सौंप दिया जाना चाहिए। और अमेरिका का जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट जो है इसमें रखा गया था और इसने जो है अभी भारत को लौटाने की मतलब इसी के द्वारा जो है लौटाया जाने का घोषणा किया है कि मतलब अब भारत को दे दिया जाए। इसमें से मूर्ति जो था वो शिव नटराज की मूर्ति था जो चोल काल के था, लगभग 900 ईस्वी के लगभग माना जाता है इसको। और सोमस्कंद का मूर्ति जो था ये भी चोल काल के था, ये 12वीं शताब्दी को माना जाता है। और संत सुरंदर बिन परावी
का मूर्ति जो है ये विजयनगर काल का है। ये 16वीं शताब्दी को बताया जाता है। ये तीनों मूर्ति को है जो अमेरिका वापस भारत को करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज जिसे हम जिंगा किएंग जिरी को यूनेस्को में 2026-27 के लिए विश्व धरोहर सूची में जो है विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया, तो ये जो है ये मेघालय में है। तो लिविंग रूट ब्रिज जो है ये जो है यूनेस्को में 2026-27 के लिए इसको शामिल करने के नामांकित किया गया है। तो ये मेघालय में है, इसको शामिल करने के लिए इसको दिया गया है यूनेस्को में। ये मेघालय की जो खासी और जयंतिया जनजाति जो है ये इसको बोलते हैं जिंग किएंग जिरी ब्रिज कहते हैं। ऐसे हम लोग कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज, यानी जो है रूट माने जड़ होता है, यानी जड़ से जो बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि ये पुल जो है वो फाइकस इलास्टिका नामक रबड़ के पेड़ों की जीवित जड़ों को मतलब जड़ों को दिशा देकर इसको बनाया जाता है। मतलब जो होता है फाइकस इलास्टिका नामक रबड़ जो है इसके पेड़ों के जो जड़ होता है इसको एक दिशा दे दिया जाता है कि इस दिशा में आगे बढ़ेगा, और वो क्या होता है बहुत मजबूत होता है और वो ब्रिज का काम करता है। उसमें से आदमी मतलब इधर से उधर आते जाते हैं, एक ओर से दूसरे ओर पार होते हैं, आते जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी ICG दिवस। तो ये जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था, इसलिए भारतीय तटरक्षक दिवस जो है वह 1 फरवरी को मनाया जाता है। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।